खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर देहरादून में जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस दौरान एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने भगीरथ ऐप का लोकार्पण किया, जहां पर आपको बता दें कि सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड दुनिया में सबसे समृद्ध और संभावना वाला प्रदेश है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों, जलधाराओं, नौलों, धारों आदि से परिपूर्ण राज्य है। और सच में जब मैं देश और दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो एक अपने साथ बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हमेशा साथ चलती है। और इसलिए चलती है, ऐसा लगता है कि हम भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया में सबसे समृद्ध हैं। और ये जो हमारी नदियां हैं वो तो पूरे उत्तर भारत को सिंचित करने का काम करती हैं, चाहे गंगा जी हों, यमुना जी हों, शारदा हों। और अभी अभी हाल ही में संपन्न हुआ महाकुंभ, जिसमें 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, वो महाकुंभ भी संपन्न हुआ तो उसमें कुछ अंश मात्र योगदान हमारे राज्य का भी है, हम सब का भी है। तो देखिए, सीएम धामी जल संरक्षण के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने ऐप को लॉन्च किया, भगीरथ ऐप का लोकार्पण किया। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और इस पोस्ट पर अब बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि जब हरीश रावत की सरकार थी तब हरीश रावत भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज की छुट्टी की बात नहीं की है। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही कहीं ना कहीं? अब देखिए, जुम्मे की नमाज को लेकर और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है तमाम मुद्दों को लेकर। क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज का जो मुद्दा है, एक तो 2016 का, एक 2022 का है। आजकल जो नया मुद्दा आया है वो है जिहाद का और मदरसों का। उत्तराखंड में बीजेपी, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो अपने बयानों की वजह से घिरे हुए थे और एकाएक ये मुद्दा जो है अब सबके सामने है, मदरसों और मदरसों पर कार्रवाई का आया है। उसने कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार फिर जो है वो कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। हरीश रावत सीधे तौर पर मदरसों पर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर अवैध हैं तो इतने सालों से अगर वो काम कर रहे थे, कहीं से उनको फंडिंग मिल रही थी, तो फिर सरकार क्या सो रखी थी? तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर सवाल जो है सोशल मीडिया पर हरीश रावत के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर, क्योंकि बीजेपी के तो ये टर्फ है, बीजेपी को तो इस मुद्दे पे जो तर्क वितर्क करने में बीजेपी के नेताओं को मजा आता है, तो कहीं ना कहीं अब वो उसी तरीके से उस मामले को छूते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कितना फायदा इसका बीजेपी को होता है वो सब जानते हैं। तो लगता है उसी टर्फ में तमाम कांग्रेसी नेताओं को खिलवाने के लिए बीजेपी लाने की तैयारी कर रही थी। बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे पंकज। और खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने जिहाद को लेकर बयान दिया था और इस बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस संगठन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और इस मामले पर कांग्रेस संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बड़ा बयान दिया है। धस्माना ने कहा कि धर्म से जुड़ी बातों की व्याख्या राजनीतिक दलों को नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम तो है कि वो
एक बात को पकड़ करके उसको किसी भी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम कांग्रेस का या भाजपा का किसी का नहीं है कि हम किसी भी धर्म को, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इनके जो तमाम धार्मिक इश्यूज हैं, धार्मिक इश्यूज को धार्मिक जो धर्मगुरु हैं वो व्याख्या करते हैं, हम लोग व्याख्या नहीं करते। तो देखिए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यू टर्न ले लिया है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गरिमा दसौनी जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जो सरकार के तमाम बिंदुओं को मुखर रहती हैं, जिन पर जिस तरीके से वो बयान देती रहती हैं, अब उनके ही बयान पर कांग्रेस कहीं ना कहीं यू टर्न ले रही है। देखिए, जिहाद को लेकर गरिमा ने पूरी परिभाषा बताने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि सबको सब जानते हैं कि बीजेपी जब इस मुद्दे को उठाती है तो वो अपने हिसाब से उसका व्याख्या करती है और कहीं ना कहीं उसमें तमाम दलों को कटघरे में खड़ी करती है। तो कुछ वैसे ही हुआ है। और जिस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल ट्रोल आर्मी जो है वो पूरी तरीके से इस मुद्दे को गरमाने में कामयाब रही है, तो कांग्रेस के नेता जिनको अपने प्रवक्ता के साथ खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने सबसे पहले जो है अपना पल्ला झाड़ लिया और सीधे तौर पर कह दिया कि भाई हमें इसकी परिभाषा करने की जरूरत क्या है, जो धर्मगुरु करें वो करें। तो साफ तौर पर कांग्रेस के अब ज्यादातर लीडर जो हैं वो इस मामले में अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आज मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष से भी बात की कि भाई आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे, उन्होंने भी सीधे हाथ खड़े कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी जो है वो बीजेपी की टर्फ में आकर खेलना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि सीए ऐसा मुद्दा है जहाँ पे उनका जल्द से जल्द बोल्ड हो जाना जो है, बहुत जल्दी वो बोल्ड हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव 2025 का समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है और दोनों देशों के बीच आपसी भाईचारे के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक और साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसका फिलहाल समापन हो चुका है। और देखिए, मंत्री सतपाल महाराज समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस तरीके से उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। ये कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव 2025 के आयोजन पर जो यहाँ पर जो मैंने कहा है, उसमें निश्चित रूप में कहा है कि दोनों देशों के बीच में सद्भाव होना चाहिए। और जो हमारा बनवासा बैराज है वो बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में आ गया है और एक्चुअली एक्सपायर हो चुकी है, उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। तो वो यूपी के पास है, तो उसको भी हम चाह रहे हैं कि निश्चित रूप में रेट्रोफिटिंग उसकी हो, चाहे यूपी करे चाहे उत्तराखंड करे। और ड्राई पोर्ट के लिए हम एक्सपर्टाइट कर रहे हैं उस काम को। अभी उसके लिए कोई डीपीआर नहीं बनी है, पर हम चाहते हैं कि उसको हम काम को शुरू करें, उसके लिए भी बैठक हम करने वाले हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनपद स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जनपद की 500 से अधिक आशा कार्यकर्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में विधायक खजान दास ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आशा लिंक वर्कर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही विधायक खजान दास ने आशा कार्यकर्तियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्तियां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद है। तो आशा वर्कर सम्मेलन, आज आशा दीदियों का सम्मान समारोह डिस्ट्रिक्ट स्तर का हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज आशाओं की जो मांगें थी, उन्होंने अपनी मांगों को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने अधिकारियों पर भरोसा है, अपने मंत्री जी पर भरोसा है, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने कहा
कि आज हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे और हम कभी भी जब वक्त आएगा तो हम माननीय मंत्री जी या मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उनका मानदेय भी अभी बढ़ा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मानदेय था पहले कम था और इसको अभी 1,000 रुपये केंद्र सरकार देगी और 1,000 रुपये उत्तराखंड सरकार देगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में किक्षा रोड स्थित मेडिसिटी अस्पताल के पास स्क्रैप की गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने 16 घंटे में आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने के कारण पता नहीं चल सका है, साथ ही आग लगने से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो देखिए स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी और आग लगने से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारी संख्या में यहां पर नुकसान हुआ है। स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देखिए जरा तस्वीरें कितनी विकराल हैं, कितनी भयावह तस्वीरें, जहां पर आग ने किस तरीके से पूरी स्क्रैप के गोदाम को अपने आगोश के पीछे स्क्रैप के गोदाम में आग लगी है। तो कल हमारे यहाँ से गाड़ी गई, 2 गाड़ी हमारे रुद्रपुर से चली गई थी। जब देखा कि आग बहुत बड़ी लग रही है, विकराल रूप धारण कर रही है, तब हम लोगों ने गाड़ी पंतनगर से मंगवाई और फिर अपनी गाड़ी 3 गाड़ी हमारी हो गई थी रुद्रपुर की, 1 गाड़ी पंतनगर की और फिर हम लोगों ने कंपनी से भी गाड़ी मंगवाई। ऊपर मिला के 6 गाड़ी कंपनी की थी, 6 गाड़ी हमारी थी। और उसके बाद हम मतलब 7:15 बजे से लेकर के अभी तक आग वहाँ पे लगी हुई है। अभी भी 3 गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, आग बुझा रही है। दिल्ली में हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत समाचार से खास बातचीत की है और इस दौरान सांसद ने संसद में अवैध खनन के मुद्दे पर चर्चा की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने संसद में कल अवैध खनन का मुद्दा उठाया। किस तरह से उत्तराखंड को अवैध खनन की वजह से नुकसान हो रहा है? देखिए, मैंने जो गंगा जी हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनसे जुड़ा हुआ विषय ये सदन में उठाया था कि अवैध और अवैज्ञानिक खनन हो रहा है, जिसके कारण भारी पर्यावरणीय क्षति हो रही है। उसके साथ ही मानवीय क्षति भी हो रही है। और जब हाई लोडेड ट्रक जब सड़कों पे चलती हैं तो सड़कें उसके मानक के अनुकूल बनी ही नहीं है। सड़कों को क्षति होती है, पुल हैं, पुलियाँ हैं, उनको नुकसान होता है। पिछले 3-4 वर्षों में जब मैंने हरिद्वार में जब से मैं देख रहा हूँ सांसद के नाते, तो तमाम लोग मुझे मिलते हैं, वहाँ के गांव के लोग मिलते हैं कि साहब फलाने गांव में इतनी मौतें हो गई हैं, हमारे खेत माफिया खनन करके ले गए हैं, गांव पंचायत की ज़मीनों को खोद दिया है, जो गंगा जी हैं उनकी मेन स्ट्रीम में फोकलैंड और जेसीबी मशीनों से खनन हो रहा है। ये तमाम तरह की बातें मेरे सामने आती हैं। यहाँ तक भी बातें आती हैं कि साहब हम अगर कोई कंप्लेन करते हैं तो पुलिस हमको अपने थाने में बिठा देती है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, बल्कि उल्टा उन पे और उनको धमकाया जाता है कि भाई आपने अपने कैसे बिना अनुमति के और खनन कर दिया है, जब खनन करने वाले कोई और ही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गठजोड़ है। और उस समस्या को मैंने सदन में उठाया ताकि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सरकार की जो नीति हैं उनका अनुपालन कराना उनकी जिम्मेदारी है, तो उस विषय को लेकर के मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। और खबर रोडकी से, जहां पर अलविदा की नमाज के बाद क्षेत्र के अलग अलग गांव में मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया है और नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। और इस मौके पर राव फाजिल अली ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया है। साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा।
गवर्नमेंट ने वक्फ के खिलाफ जो कानून लाया है इससे मुसलमानों को काफी नुकसान है। पूरी प्रॉपर्टी मुसलमानों की गवर्नमेंट की कब्जाने का प्लान है और इस गांव में भी कम से कम 500-700 बीघे जमीन वक्फ की है। तो लोगों को इसके दर्द है इसका कि हमारे बुजुर्गों ने दी हुई है, ये इसका ये खुद ना हो, इसलिए ये सब इसका एहतजाज कर रहे हैं। आज पॉलिटिक्स है, ये जो हंगामा है हमारा वक्फ बिल को लेकर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो जमीन जायदाद, कब्रिस्तान और मस्जिदों की जितनी भी जगहें हैं उनके बारे में उसी के खिलाफ हम ये विरोध कर रहे हैं। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, चाहे हमें इसके लिए दिल्ली तक जाना पड़े, हम इसके लिए हर तरह से तैयार हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि थाना रायपुर और थाना राजपुर के यूकेडी कार्यकर्ताओं और पर अभद्र भाषा का प्रयोग और रेस्टोरेंट्स में लोगों से बदसलूकी करने का मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने यूकेडी के दोनों नेता आशुतोष और आशीष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तराखंड में रहना होगा। उत्तरकाशी से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का आगाज होने में लगभग 1 महीना बाकी है और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए आधिकारिक बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बड़कोट स्थित नगरपालिका सभागार में यात्रा से जुड़े होटल, व्यवसाय, पंडा समाज और व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें यात्रा को लेकर कई बात सामने आई है। बैठक में सभी लोगों ने सरकार से एक ही मांग की है कि चारधाम यात्रा जिस तरह पूरे पौराणिकता से चली आ रही है उसे उसी रूप में चलने दिया जाए। मां नागनी देवी का ये मंदिर है जो लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है और आप देख रहे हैं कि चारों ओर हिमालय के दर्शन यहाँ से होते हैं और ख़ास तौर से 3 गांव अपने बक्सारी, चिलमड़गांव, ढुंगाल गांव की कुल देवी है और इस ऊंचाई पर आने पर बहुत आप देख रहे हैं लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। आज बारुणी यात्रा भी है। हमारे पूरे बाड़ागड्डी से, धनारी से और उत्तरकाशी से यहाँ पर दूर दूर से यात्री पहुँच रहे हैं, तीर्थ यात्री पहुँच रहे हैं। माताएं यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। हमने पर्यटन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हम सरकार के पास लगातार मांग करते रहते हैं कि यहाँ पर पजों तक अगर सरकार सड़क पहुंचा दे तो ये दूरी थोड़ा सा जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है वो 2 किलोमीटर रह जाएगा। भूमि जो है पर्यटन की दृष्टि से भी जो है अगर हमारे जनप्रतिनिधि इसमें ध्यान देते तो ये पर्यटन रूट बन सकता है और इससे लोगों को भी जो है वो रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को जो यहाँ आएंगे तो लोग जो है गाँव से जो है लड़कों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो सरकार को चाहिए कि ये जो है देवीधार से अगर ये पर्यटन रूट बन जाए तो बहुत अच्छा विकास इधर का क्षेत्र का हो सकता है। हमें तो अच्छी लगती है भैया, कोई कठिन नहीं। हमारी माँ तो नागनी माता श्रद्धा और भक्ति से लोग श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं। और क्या क्या आस्था क्या क्या होती है जो यहाँ पूरी होती है माँ की श्रद्धा, जो माँ के चरणों में आते उनकी मनोकामनाएं तो पूरी माँ करती है हमेशा। और पौड़ी से खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर पालिका सभागार में शहर की समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया और इसमें पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष शिवानी नेगी ने सभी सभासदों की मौजूदगी में विभागीय योजनाओं और शहर की समस्याओं पर चर्चा की है। मुद्दे तो वही हैं जो रोज के हैं हमारे, नालियों की थी, पेयजल की और लाइन जो लीकेज हो रही है इनकी है। मेन प्राधिकरण वालों से भी बात हुई थी तो उसमें भी हम लोगों ने उनसे डाटा मांगा था कि कितने आपके यहाँ जो नक्शे है वो पास हो रखे, तो अभी वो दे नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी वो इस चीज़ को हमको डेटा दे देंगे। इस बारे में बात है कि जो यहाँ मानक है वो बहुत ज़्यादा जटिल मानक है, तो उसमें कुछ शिथिलता अगर हम लोग ला सकते हैं तो आप हमको बताइए, सुझाव दीजिए कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो 2-4 चीज़ें उन्होंने बताई है, उस पर अमल लाएंगे हम लोग भी। आज सभी अधिकारियों के साथ जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, चाहे वो नालियों की दिक्कत हो, चाहे वो पानी की दिक्कत हो, चाहे वो सड़कों की दिक्कत हो, चाहे वो बाजार में अतिक्रमण की दिक्कत हो, सारी चीज़ों की चर्चा हुई। अधिकारियों के साथ में बैठ के बातचीत हुई है और सबने अपना अपना आंकड़े जो है अध्यक्ष जी को बताए हैं और कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने टाइमलाइन भी तय की है कि हम इतने दिन में ये काम पूरा कर देंगे।
और आज प्रदेश